औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर पावर ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं ये चीज़ें क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती हैं और बाद में ये ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो लोग इससे बाद में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी इस प्रेज़ेंटेशन को आप डॉक्टर याहिया कमाल की जो पिछले हफ़्ते की प्रेज़ेंटेशन है, उसके साथ लिंक करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि उन्होंने फीमेल कॉज़ेज़ ऑफ़ इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया था और मैं जो हूँ वो मेल के जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करूँगा आज इंशाअल्लाह ताला। तो ये दोनों प्रेज़ेंटेशंस दोनों मिलाकर आप देखें, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। और इसके अलावा मैंने आखिर में अपनी प्रेज़ेंटेशन के कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ क्लिनिक्स की भी मालूमात दी है, जिनको आप लोकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस पर्पज़ के लिए। तो मैं यानी इसमें जो इन्फर्टिलिटी का को जो डिफाइन करते हैं कि अगर 1 साल तक आप जो है वो अ, अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं और रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और फिर भी अगर बच्चा जो है कंसीव ना हो, तो उसे हम इन्फर्टिलिटी कहते हैं। अ, इस वक़्त दुनिया भर में तकरीबन 15% कपल्स जो हैं 15% कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं और और 50% जो लोग होते हैं वो 12 मंथ्स के अंदर यानी उनको फेलियर होता है कंसीव करने का, लेकिन रेस्ट ऑफ द 50% वो जो है वो इसको अचीव कर लेते हैं प्रेगनेंसी को और 2 साल के अंदर अप टू 80% तक लोग अचीव कर लेते हैं प्रेगनेंसी को। इसमें जो कंबाइंड रीज़न्स होते हैं मेल और फीमेल के मिला के वो 35% बनते हैं और 10% जो होते हैं वो मेल के प्योर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और वो उसमें मेल का जो मर्द का जो उनसर है वो गालिब होता है 10% लोगों में। तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर जहाँ पे आमतौर पे यानी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, किसी वजह से अगर बच्चे की पैदाइश ना होती हो तो वो औरतों को हमेशा ब्लेम करते हैं। तो इसमें यानी ये चीज़ आम लोगों को भी मालूम होनी चाहिए और जो पढ़ा-लिखा तबका है उसको भी मालूम होनी चाहिए कि इसमें मेल का फैक्टर जो है प्योर केसेज़ में 10% होता है और कंबाइंड केसेज़ में 35% तक हो सकता है। ये जब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सीमेन क्वालिटी की जो एवरेज क्वालिटी है उसका मैंने स्लाइड में पेश किया है कि वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 1.5 मिलीलीटर हो, स्पर्म कंसंट्रेशन जो है वो 15 मिलियन के करीब हो, टोटल स्पर्म नंबर 39 मिलियन। इसी तरह उसको मैंने फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 4% नॉर्मल फॉर्म्स हो, यानी आप ये देखें कि अगर 96 फॉर्म्स जो हैं वो एबनॉर्मल भी हैं लेकिन एटलीस्ट 4% नॉर्मल है तो वो भी फर्टिलाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं। 58% यानी एक्टिव हों या लाइव हों, यानी इवन 42% अगर डेड भी हैं तो उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है और 32% प्रोग्रेसिव मोटाइल हों। यानी आप देखें कि हर चीज़ जो है वो बहुत कम-कम लेवल पे भी अपना रोल प्ले कर कर सकती है, क्योंकि बेसिकली एक स्पर्म चाहिए होता है एक ओवम को फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो मिनिमम यही अपने मरीज़ों को भी बताते हैं कि अगर एक स्पर्म भी कारआमद काम कर रहा है इतने मिलियन ऑफ स्पर्म्स के अंदर, तो वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है। 2 टाइप्स की यानी इसमें सीमेन जो हम इनफर्टिलिटी होती है एक जिसे हम लोग मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एज़ोस्पर्मिया कि आपने टेस्ट कराया सीमेन का और उसके अंदर कोई स्पर्म नज़र नहीं आया, तो इसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं और एक टेस्ट आपने कराया उसके अंदर आपको स्पर्म नज़र आए लेकिन वो या तो कम मिकदार में थे या वो वीक थे, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे या टेरेटो यानी उसके अंदर कोई खराबी थी शेप के अंदर, जिसकी वजह से उनकी एब्नॉर्मल थी वो। तो ये 2 तरह की ओवरऑल पिक्चर हमें मिलती है उन पेशेंट्स में जो कि इनफर्टाइल पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं। अब एज़ोस्पर्मिया को अगर आप एज़ोस्पर्मिया जहाँ पे स्पर्म्स नज़र नहीं आ रहे, ए का मतलब ना होना, ज़ूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स, तो इसमें आप देखें तो एक
टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है कि प्रॉब्लम जो है वो टेस्टिस के अंदर लाई कर रहा है। टेस्टिस के अंदर जो है वो किसी वजह से वो रिसेप्टर्स नहीं है जो कि हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या टेस्टिस के अंदर वो ट्यूब्यूल्स नहीं है जहाँ से स्पर्म्स बनते हैं किसी वजह से पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल एनोमली है, जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो यहाँ जिस तरह यहाँ पे रेड इसको किया गया है, यहाँ पे रेड इसको दिखाया गया है कि यहाँ से स्पर्म निकले तो सही सही, लेकिन या तो वास एब्सेंट है, यानी वो ट्यूब जो बाहर लेके आती है स्पर्म्स को वो मौजूद नहीं है, या ये कि उसको किसी वजह से डैमेज हो गई है, इंजरी हो गई है ऑपरेशन के अंदर, पिछले कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ, कोई हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ, कोई और इंजरी हुई, उसकी वजह से डैमेज हो गई एक साइड पे, दूसरी साइड पे थी नहीं, या दूसरी साइड पे टेस्टिस ही मौजूद नहीं था। तो उसके अंदर फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो सेमिनल वेसिकल में प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद ये प्रोस्टेट के अंदर इजैकुलेटरी ट्रैक्ट निकलती है, वहाँ से भी हो सकता है। तो मल्टीपल लेवल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक ये होता है कि ब्रेन के अंदर से जो हार्मोन्स आते हैं, जिसे हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, जो कि हाइपोफिसिस के अंदर आके स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद फिर एलएच और एफएसएच वहाँ से निकलते हैं। तो वो एलएच और एफएसएच जो होता है वो यानी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो आके टेस्टिस को आगे स्टिमुलेट करते हैं और वो वहाँ से स्पर्म्स की प्रोडक्शन के अंदर और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। प्राइमरी टेस्टिकुलर डिफेक्ट जो स्पर्मेटोजेनेसिस का होता है वो 65 टू 80% केसेस में होता है, और इसकी एज़ सच वजह मालूम नहीं होती कि क्यों हो रहा है ये। यानी उन केसेस में जहाँ के इनफर्टाइल कपल है और उसमें 10% जो मेल के फैक्टर्स हैं उसके अंदर जो प्राइमरी टेस्टिकुलर डिफेक्ट है वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है। एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स उसमें किसी वजह से हैं या सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, वो 2 टू 5% होते हैं। स्पर्म ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर वो 5% होते हैं कि स्पर्म बाहर ही नहीं निकल रहे, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। और इडियोपैथिक मेल इनफर्टिलिटी जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, स्पर्म काउंट भी ठीक होता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो वो भी 10 से 20% लोगों में हो जाता है, जिसे हम लोग जिसके अंदर हमें कोई वजह नहीं मिलती है, और हम जो है वो इसको प्रिज्यूम करते हैं कि ये इसकी यानी साइंटिफिकली हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे कि क्यों हो रहा है ये। कॉजेज़ के अंदर जो कॉमन कॉजेज़ हैं, यानी बिसाइड हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन जो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस की हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनीमिया, थायरॉइड डिजीज़ेज़, कुशिंग सिंड्रोम। थायरॉइड का तो बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि एक थोड़ा-सा वो दूध होता है जो कि गले में होता है, उसके अगर हाइपो एक्टिविटी हो जाए या हाइपर एक्टिविटी हो जाए, उसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। कुशिंग सिंड्रोम जिसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड होता है जो गुर्दे के ऊपर लाई करता है, वहाँ की अगर कोई अ, या तो हाइपर सेक्रीट करना शुरू कर दे या उसमें कोई ट्यूमर बन जाए तो वो इफ़ेक्ट करता है। ओबेसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको यानी बहुत कम लोग इसके बारे में तवज्जो देते हैं, लेकिन ओबीस लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है। एचआईवी इन्फेक्शन और न्यूप्लेज़िया। न्यूप्लेज़िया कहीं का भी हो, वो इसको इफ़ेक्ट करता है, और उसकी जो दवाइयाँ दी जाती हैं कैंसर को, न्यूप्लेज़िया का मतलब कैंसर है, उसकी जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको अ, वो टेस्टिस पे इफ़ेक्ट करती हैं, टेस्टिस की जो फॉर्मेशन, क्योंकि टेस्टिस जो है बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है स्पर्म्स बनाने के अंदर, यानी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्ट बोन मैरो, एक एक तो बोन मैरो होती है जो हड्डियाँ लगातार खून बना रही होती हैं, दूसरा टेस्टिस होता है जो बहुत तेज़ी से स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसके अंदर ये चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बन रही होती है, और वो सारी दवाइयाँ जो कि कैंसर के लिए दी जाती हैं, वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए, तो वो अपना स्पर्म बैंकिंग कर ले। ये स्पर्म बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये अब नया नहीं है, कई सालों से है, लेकिन हमेशा इसके बारे में आदमी को सोचना चाहिए कि अगर वो कैंसर की ट्रीटमेंट लेने की के लिए जा रहा है कोई मर्द, और उसकी उम्र ऐसी है जिसमें उसको और बच्चे चाहते हैं वो कपल, या उसकी अभी शादी नई-नई हुई है, या एक आध बच्चे हैं और वो चाहते हैं और बच्चे हों, तो वो ज़रूर अपनी स्पर्म बैंकिंग करवा लें, और उसकी वजह से ये चीज़ फ्यूचर के अंदर उनको हेल्पफुल में हो सकती है। इसमें यानी कोई भी जब पहली दफ़ा मरीज़ हमारे पास आता है इनफर्टिलिटी के साथ, तो उसकी
किसी भी मेडिकल पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे रहा, उसको नॉर्मल कोई बचपन में कोई मम्स वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि वो टेस्टिस पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। उसको कोई क्रॉनिक कॉफ या यानी स्पुटम तो मुस्तकिल नहीं आता। ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस को के बारे में हमें अंदाज़ा होता है इसके अंदर। इसके अलावा कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी पेल्विक एरिया में जहाँ पे टेस्टिस मौजूद हैं, वो तो नहीं हुई, कोई हर्निया का ऑपरेशन, कोई अनडिसेंडेड टेस्टिस के टेस्टिस जो थे पहले मौजूद नहीं था, बाद में ऑपरेशन करके नीचे लाया गया, या वहाँ पे टेस्टिस मौजूद ही नहीं है। कभी-कभी आप बहुत हैरान होंगे, मेरी देर में एक मरीज़ गुज़रा था, जिसके दोनों टेस्टिस वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और जब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, उसकी शादी हो गई थी, और शादी के बाद जब हमारे पास आया इस काम के लिए कि उसके बच्चे नहीं हो रहा, तो उस शख्स ने कभी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी। ये पाकिस्तान का वाक़या है। तो उसका जब देखा गया तो दोनों टेस्ट उसके पेट में थे। तो ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली यानी मरीज़ को चाहिए, या हर इंसान मर्द को चाहिए कि वो खुद से सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करे कि उसके टेस्टिस दोनों मौजूद हैं स्क्रॉटम में, और अगर हैं तो उनको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करने के लिए और भी ज़रूरी है। सिर्फ़ फर्टिलिटी के लिए नहीं, बल्कि अ, बहुत जल्दी आप कैंसर को भी पिक कर सकते हैं अगर टेस्टिस में डेवलप हो जाए। वो मेरा टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन यानी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक एक बहुत यूज़फुल चीज़ है कि अगर आप हर हफ़्ते 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा शावर लेते हुए टेस्टिस को एग्ज़ामिन कर लें, तो आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि उसमें कोई नई चीज़ तो डेवलप नहीं हो रही। तो बहरहाल हिस्ट्री के अंदर इनफर्टिलिटी की हम ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर कैसे हैं बॉडी के ऊपर, उसको जो है बोथ टेस्टिस जो है वो डेवलप हैं या नहीं हैं, बोथ टेस्टिस स्क्रोटम में अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उनके वास को फ़ील करते हैं कि वो आप फ़ील कर सकते हैं थिक सी कॉर्ड है जो टेस्टिस से ऊपर जा रही होती है, वो वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। इसके अलावा जो यानी पेनाइल एब्नॉर्मैलिटीज़ जो हैं उनको देखते हैं हम। कभी-कभी हाइपोस्पेडियोसिस होता है, कभी-कभी एपिस्पेडियोसिस होता है। ऐसे एब्नॉर्मैलिटीज़ जो अब तक पिक नहीं हुई होती किसी भी वजह से, तो वो आप पिक कर देख सकते हैं, और उसको फिर आप फर्दरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर आप वेरिकोसील के लिए देखते हैं कि वेरिकोसील तो नहीं है। वेरिकोसील जो होती है वो वेन्स होती हैं, टेस्टिस के ऊपर कभी-कभी नुमायाँ हो जाती हैं, और वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन या उसकी जो सेहत है, उसके बारे में वो उसके ऊपर असर डालती हैं। हाइड्रोसील इनफर्टिलिटी के अंदर उसका कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन वो कभी-कभी आपको सेक्सुअल एनकाउंटर में प्रॉब्लम कर सकती है। अगर बहुत बड़ी हाइड्रोसील हो तो उसको भी आपको देखना पड़ता है। फिर सीमेन एनालिसिस हम कराते हैं। सीमेन एनालिसिस के लिए जो बहुत अहम चीज़ है और जो बहुत ज़रूरी है कि हर एक शख्स इसके बारे में अच्छी तरह जाने, वो ये है कि 2 सीमेन एनालिसिस कम से कम होने चाहिए। एक से हम एक पे इक्तफ़ा नहीं करते, और उसमें 2 से 5 दिन तक एब्स्टिनेंस हो, यानी 2 से 5 दिन तक आपने इंटरकोर्स ना किया हो, तो एक सीमेन एनालिसिस कराएँ, और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते वेट करके एक और सीमेन एनालिसिस कराएँ। तो ये मिनिमम 2 सीमेन एनालिसिस हों। आइडियली जो है ये लेबोरेटरी में आपको सैंपल देना चाहिए, और अगर किसी वजह से आप लेबोरेटरी में नहीं दे सकते, तो आप घर से अगर लेके जा रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि विदिन एन आवर वो लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल हो जाए, ताकि उसको एनालाइज़ कर सकें वो। और इसको जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, किसी वजह से घर से लेके जा रहे हों, तो कोशिश करें कि बॉडी टेम्परेचर पे रहे वो। अब उसका सबसे अच्छा तरीका जो मैं लोगों को बताता हूँ कि उसको टिश्यू के पेपर के अंदर उस बॉटल को, छोटी-सी बॉटल को रोल कर कर वो अपनी फ्रंट पॉकेट में रख लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चेस्ट के करीब होती है, तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के नज़दीक रहेगा। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आइडियली ये जो है ये लेबोरेटरी में सैंपल देना चाहिए, ताकि इसकी एनालिसिस जो है वो जल्दी की जा सके। ये तो सीमेंट एनालिसिस के बारे में कुछ बातें हुई। फिर क्योंकि हम लोग, कोशिश ये होती है कि मरीज़ जब हमारे पास आए एक दफ़ा, तो हम उसको बार-बार ना बुलाएँ, क्योंकि बार-बार बुलाने में मरीज़ भी थोड़ा-सा एक एक तो ये कि वो 1 साल तक पहले ही सफ़र कर चुका होता है, या उसको एक परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा उससे मराहिल से गुज़र चुका होता है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं और एक-दूसरे के मामलात में हम लोग गैर मामूली तौर पे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं।
तो उसमें हम ज़रूर पूछते हैं कि भाई बच्चा नहीं हुआ, क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ? आप अननेसेसरी उनको स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि उनके वो सारे टेस्ट करवा लें जो हम एक दफ़ा में करवा सकते हैं। तो उसमें हम उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, अ, थायरॉइड फंक्शन टेस्ट और इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C, ये हम ये सब करवा लेते हैं। उसी ये में आगे स्लाइड्स में भी आएँगी, तो वो ताकि वो टाइम कम से कम सेव हो जाए उसका दोबारा आने का। और अगर बाद में जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत होगी तो हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कराते हैं, लेकिन वो अ, मेरे आज के इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो स्पेशलाइज़्ड टेस्ट होते हैं और उसको जो है वो स्पेशलाइज़्ड ही सेंटर्स डील करते हैं। ये जो मैंने आपको शो किया, ये प्रेडर ऑक्यूडोमीटर है। इसके अंदर इसको आप बिल्कुल टेस्टिस के साथ रखकर चेक करते हैं। अगर लेस देन 5 मिल्स है किसी का टेस्टिस का साइज़, एडल्ट मर्द का टेस्टिस इससे छोटा है, तो उसको हम एट्रोफिक टेस्टिस का नाम देंगे। और 25 और थर्ट अब तक अप टू 35 तक इज़ फाइन। और उसकी जो टेस्टिस की जो नॉर्मल लेंथ होती है, वो अबाउट 3.6 सेंटीमीटर होती है। एवरेज लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3.6 सेंटीमीटर लेंथ हो, उससे ज़्यादा हो, और और 5 जो इसका नंबर है इससे ज़्यादा हो, तो वो एक यानी एक रीज़नेबल टेस्टिस है, लेकिन जितना ज़्यादा यानी साइज़ का बेहतर होगा, उतना ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 2 से 5 दिन तक एब्स्टिनेंस करना होगा, लेबोरेटरी में देना पड़ेगा एक। ये मैं एग्ज़ैक्टली मैंने सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अ, ये स्लाइड एक बनी हुई एक आसान-सी स्लाइड समझ लें इसको समझाने के लिए। ये ब्रेन है इस साइड पे, क्यों ब्रेन का इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे जो टेस्टिस को जो स्टिमुलेट करते हैं चीज़ें, वो ब्रेन से निकल के आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे हाइपोफिसिस से। वहाँ से एलएच आता है जो कि लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। लिडिक सेल जो है वो अ, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म्स की मैच्योरेशन के अंदर। और एफएसएच जो होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो डायरेक्टली जाके जो है वो यहाँ पे सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है जो कि ट्यूब्यूल्स में सेल होते हैं, और ये हेल्प करते हैं टेस्टिस की जो एक्चुअली स्पर्म्स की प्रोडक्शन है उसके अंदर हेल्प किए जाते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स को आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस मोर स्पर्म्स। तो ये बेसिकली यानी एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे भी कमी हो सकती है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं निकलेंगी। यहाँ से वो चीज़ें निकल रही हैं बहुत ज़्यादा किसी वजह से, ज़्यादती की वजह से, तो वो भी नुकसान भी हो सकती हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ यहाँ पे निकल रही है बिल्कुल ठीक, हर चीज़ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे ये सेल्स जो हैं वो उसके वो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, या यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स जो हैं उसके अंदर जो है वो यानी अल्लाह ताला ने पैदाइश के वक़्त वो चीज़ रखी नहीं जिसके ऊपर ये एक्ट कर सकें, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो इस लेवल पे भी हो सकता है, और इस लेवल पे भी हो सकता है, तीनों जगह पे हो सकता है। ये ये जो टेस्ट मैंने पहले आपको बताए थे, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे टेस्ट प्रेफ़रेबली सुबह नींद 8 से 10 के दरमियान, आप 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान कराएँ, क्योंकि ये टाइम टेस्टोस्टेरोन का मैक्सिमम सर्ज का होता है, तो इसलिए सबसे बेहतर है। कभी-कभी लोग शाम को क्लिनिक पे आते हैं और उस वक़्त वो चाहते हैं टेस्ट कराना, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट काफ़ी महँगे होते हैं। तो उसमें एक ही दफ़ा कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और वो एक दफ़ा सुबह के वक़्त करवा लिया जाए। और उसमें फिर आपको सारे सारे नताइज सामने आ जाएँगे। ये टेस्ट जो होते हैं ये आपको बाद में भी हेल्प करेंगे अगर आप किसी स्पेशलाइज़्ड सेंटर में भी जाते हैं। अब 3 तरह की सिनेरियो हमें मिलेगी कि मेन विद नॉर्मल सीमेन एनालिसिस, आपने दोनों सीमेन एनालिसिस कराए, बिल्कुल नॉर्मल उसका वैल्यू आई, तो यहाँ पे ये है कि फीमेल को जो है आपने इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट्स से कि फीमेल और मेल दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर आपको असिस्टेड फर्टिलाइज़ेशन जो है उसमें हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट इज़ नॉट सेटलिंग डाउन, तो कुछ न कहीं कहीं प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो है वो मेन विद एब्नॉर्मल सीमेन एनालिसिस, मिसाल के तौर पे कोई मरीज़ आया आपके पास और आपने देखा कि उसको जो है वो सीमेन एनालिसिस जो है वो नॉर्मल नहीं था, उसके अंदर
या तो उसका जो नंबर कम थे, या उनकी मोटिलिटी कम थी, या उनकी शेप एब्नॉर्मल थी, यानी कोई भी चीज़ एब्नॉर्मल थी, तो उसे हम लोग आमतौर पे असिस्टेड फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स कहते हैं। और उसके अंदर ICSI यानी साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर दिया जाता है, और ये एक प्रोसेस होता है, पाकिस्तान में भी होता है ये। और वहाँ पे उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है। अ, दूसरा ये कि अगर स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 10 मिलियन यानी बहुत ही कम है स्पर्म कंसंट्रेशन, तो फिर हमें जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखना होगा कि उसके अंदर जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। हार्मोन्स जो है वो उसमें आपको मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दफ़ा मैं सारे टेस्ट करा लूँ, ताकि मरीज़ बार-बार आने से बच जाए। और अगर किसी वजह से कोई फाइनेंशियल रीज़न है, तो फिर हम उस तरह प्रायोरिटी में करते हैं कि कौन से टेस्ट पहले कराए जाएँ, कौन से बाद में कराए जाएँ। लेकिन जनरली एक आम फ़हम ल ज़बान में अगर जल्दी एक साथ टेस्ट हो जाए ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद फिर अगली चीज़ जो है कि टेस्टिकुलर बायोप्सी जो है, पहले काफ़ी कॉमन थी, अब टेस्टिकुलर बायोप्सी इतनी कॉमन नहीं रही। हम बहुत एक जब पाकिस्तान में थे तो बहुत रेगुलरली किया करते थे। अब टेस्टिकुलर बायोप्सी वही लोग उन लोगों को करनी चाहिए, या उनको करनी चाहिए जो कि उन सेंटर्स में स्पर्म्स को रिट्रीव कर उसी को यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए। ये सही टर्म है ICSI। तो इसमें नहीं, अदरवाइज़ टेस्टिकुलर बायोप्सी की जो इंडिकेशंस हैं वो रिलेटिवली कम है। कहीं आप ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हों, टेस्टिस एट्रोफिक हो, लेट डिसेंड हुआ हो, तो वो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी, लेकिन फॉर द केस ऑफ इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर बायोप्सी की इंडिकेशंस वहाँ पे हैं जहाँ पे आपको स्पर्म्स को रिट्रीव करने के लिए यूज़ करना हो इसको। अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं हो रहे, ये वो केसेज़ होते हैं जहाँ पे एज़ोस्पर्मिया होता है, जहाँ पे स्पर्म्स बाहर नहीं निकल रहे। अगर स्पर्म्स बाहर निकल रहे हैं, तो फिर आपको टेस्टिकुलर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपका वक़्त लूँगा, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो ये है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उस मर्द को जो है उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले करानी चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सिर्फ़ ये समझ लेना कि मर्दाना कमज़ोरी है और इसको बस मैं कोई दवाई या इंजेक्शन लेके ठीक कर लूँगा, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैंने पहले भी कई प्रेज़ेंटेशंस जो दी हैं, उसमें बताया कि टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। इसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे बॉडी के वेसल्स पे हो रहा होता है, और इसका इफ़ेक्ट इसीलिए पेनिस के ऊपर भी आता है बाद में। तो आपको अपने हार्मोन्स भी चेक कराने चाहिए, जो कि हम कराते हैं नॉर्मली। इसके अलावा लिपिड प्रोफ़ाइल चेक होना चाहिए। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ को चेक होना चाहिए, और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये ना सोचें कि बच्चे की पैदाइश से इसका कोई ताल्लुक है। बच्चे की पैदाइश से डेफ़िनिटली इसका ताल्लुक है, लेकिन इसका ताल्लुक आपकी सेहत से उससे भी ज़्यादा है। तो बच्चे की पैदाइश अगर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से अगर नहीं भी होती है, लेकिन एट लीस्ट आपको अपनी सेहत को मेंटेन रखना होगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत जल्दी यानी का खारिज हो जाना, वो भी एब्नॉर्मल है कि वो वजाइना में इजैकुलेशन हो ही नहीं रही, स्पर्म्स डिपॉज़िट ही नहीं हो रहे। तो वो यानी उसको देखने की ज़रूरत है। कुछ दवाइयों के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कभी-कभी इजैकुलेशन जो होती है वो बाहर नहीं आती, बल्कि वो वापस ब्लैडर में चली जाती है, जिसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के अंदर जो है कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन रुक जाती है, और स्पर्म्स नॉर्मल तरीके से बाहर आना शुरू कर देते हैं। और अगर वो फिर भी बाहर ना आएँ, तो फिर उसके लिए स्पर्म्स को रिट्रीव करके यूरिन के अंदर से, और फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट जो मैंने बताया आपको, ICSI करके वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो इससे रिलेटेड हो गई। अगर किसी को इन्फेक्शन है, मिसाल तौर पे किसी को टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है, किसी को प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन है, कहीं पे भी इन्फेक्शन है और वो ज़ाहिर हो रही है सीमेन के अंदर, तो उसको ट्रीट करना चाहिए। वो कल्चर के ज़रिए आप देखें, और कल्चर के ज़रिए उसको प्रॉपर्ली यानी सीमेन कल्चर करा के उसको ट्रीट करें। फिर वेरिकोसील जो है वो कंजेशन ऑफ वेन्स होती हैं अराउंड द टेस्टिस। एक इसमें आप अगर अल्ट्रासाउंड कराएँगे, स्पेशली पाकिस्तान में जब अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो वो लामहला हर अल्ट्रासाउंड में लिखते हैं कि वेरिकोसील प्रेज़ेंट, या वेन्स आर प्रोमिनेंट। हम यहाँ पे क्लिनिकल वेरिकोसील की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल वेरिकोसील का मतलब ये है कि वो वेन्स जो अपने हाथ से एग्ज़ामिन करके आप फ़ील कर लें टेस्टिस के अराउंड,
उसको हम वेरिकोसील की सही डेफिनेशन में लेके आएंगे, जो कि ट्रीटमेंट की जिसको ज़रूरत होती है इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हर वेरिकोसील को ट्रीट करना ज़्यादती होगी, क्योंकि एक तो ये कि उससे अननेसेसरी आपको आपके पैसे भी लगेंगे, क्योंकि आप बेहोश होंगे, ऑपरेशन होगा, सब चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि इसका कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिलेगा। वेरिकोसील का जो इम्प्रूवमेंट का चांसेस हैं वो 50-50, मतलब आई वुड से 60 टू 40% चांसेस है, मतलब 60% चांसेस है कि इम्प्रूव हो जाएगा, 40% है कि नहीं इम्प्रूव होगा। तो स्टिल आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये चीज़ नहीं है कि इसको 100% हम कहेंगे ये इम्प्रूव इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ ज़हन में रखकर और फिर आप इस चीज़ को आगे परस्यू करें। अब वेरिकोसील के कई मेथड्स हैं ऑपरेट करने के, वो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। ऑपरेशन के ज़रिए भी हो सकता है, इसके लेप्रोस्कोपिकली भी आजकल होता है, इसके अलावा एम्बोलाइज़ेशन के ज़रिए भी किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ वेज़ हैं इसको करने के। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसको स्मोकिंग फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए, और उसका असर जो है वो तकरीबन 2 महीने से के बाद ज़ाहिर होना शुरू होगा, क्योंकि जो स्पर्म ऑलरेडी बन चुके हैं स्मोकिंग करते हुए, उसको ख़त्म होते-होते तकरीबन 2 महीने लगते हैं साइकिल के अंदर। तो ये ज़हन में रखें कि आपने स्मोकिंग स्टॉप की आज, तो 2 महीने के बाद जो आप स्पर्म टेस्ट करेंगे वो आपके यानी बेहतर स्पर्म्स होंगे। अब अगर आप 3 महीने बाद करेंगे तो वो और भी आइडियल है। ये ज़हन में रखें कि आपको स्मोकिंग स्टॉप करने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद स्पर्म टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, और आप ये समझें कि मैंने स्मोकिंग स्टॉप की मुझे महीना हो गया, अभी तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये ज़हन में रखें कि जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो हैं जो कि स्मोकिंग के दौरान बन चुके हैं, वो निकल रहे हैं इस वक़्त। वेट रिड्यूस करें, क्योंकि वेट जो है वो किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदेह है। ये फर्टिलिटी के ऊपर भी असर डालता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा आपको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करेगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको एडिक्वेटली कंट्रोल करें। अ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो आपकी सेहत पे जनरल असर डालेगा, और फर्टिलिटी पे भी असर डालता रहेगा। कुछ लोग जो हैं वो जवानी में यंग एज में रादर आई वुड से, कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते रहे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, जिम वगैरह जाने के लिए, तो उसकी वजह से टेस्टिस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके मसल्स तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो अ, स्पर्म्स की प्रोडक्शन है उसको बैडली इफ़ेक्ट होता है वो, और वो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो ये हिस्ट्री के अंदर भी पूछा जा सकता है, और आपको एक आदमी को देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इसके बारे में आपको बताएगा। कुछ लोग कहते हैं जी हम कोई दवाई तो नहीं लेते हैं, हम लोग कोई डाइट लेते हैं। वो भी डाइट भी आर्टिफ़िशियल डाइट अगर कोई ऐसी है जो कि पैक पैक होके आती है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें शामिल होंगी। फिर अ, कभी-कभी प्रोलैक्टिन एडिनोमा, यानी ये दिमाग के अंदर जो है वो एक छोटा-सा ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने शुरू कर देती है। जो मैंने ज़िक्र किया था कि हार्मोन में आप टेस्ट कराएँगे उसको, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, उसकी दवाई आती है जो कि आप उसको दें। मैं दवाइयों के इंडिविजुअल आपको डोज़ेज़ नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो स्पेशलाइज़्ड दवाइयाँ, ये ऐसी दवाइयाँ नहीं है कि आप जाके काउंटर से ले लें और आप स्टार्ट स्टार्ट करना शुरू कर दें। क्योंकि ये आप जो आपको प्रोलैक्टिन एडिनोमा डायग्नोज़ करेगा, वही आदमी आपको फिर उसके लिए ट्रीटमेंट भी देगा। तो यानी ये इसका जो है वो सर में दर्द का रहना, आपको कभी-कभी एक आँख जो है उससे कम नज़र आना, ये सारी चीज़ें उसकी एक वो अलामतें हो सकती हैं। एक छोटा-सा एक ट्यूमर है जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है आपके आँखों की रगों के ऊपर। इसके अलावा जो ह्यूमन ह्यूमैनिक गोनाडोट्रोपिन, ये एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन लो होने की शक्ल में हम देते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बेहतर करता है और इनफर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चला जाऊँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने की सूरत में आप टेस्टोस्टेरोन से उसको रिप्लेस ना करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो आज मार्केट में अवेलेबल है मुख्तलिफ इंजेक्शंस की शक्ल में, पैचेस की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में भी मौजूद है, लेकिन टैबलेट्स जो हैं वो इतनी मुनासिब नहीं होती लेना। वो आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगी बल्कि डिक्रीज़ कर देंगी, क्योंकि आप आर्टिफ़िशियली एक मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं। जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो ये है कि हार्मोन्स के ज़रिए स्टिमुलेट किया जाए टेस्टिस को, और वहाँ से वो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करे और साथ स्पर्म भी प्रोड्यूस करे। इसके अलावा मैंने मेंशन किया कि ICSI जो है उसके जो सक्सेस रेट है वो अबाउट 20% है। यानी अगर आप
100 लोग जाते हैं इस काम के लिए, तो उसमें से 20 कपल जो है उनको अल्लाह ताला जो है औलाद से नवाजता है। 80 जो है उसमें कामयाबी नहीं होती है, और इनके अंदर जो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो अबाउट 30 टू 40% है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है, तो इसमें चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी मोर देन नॉर्मल। और और यानी लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है अ, कि एडॉप्शन के बारे में आप सोचना शुरू कर दें। जो मैंने लास्ट टाइम भी डॉक्टर याहिया कमाल ने भी ज़िक्र किया था अपनी स्लाइड में, और मैं भी इस चीज़ को हाइलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं औलाद के लिए। आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारी लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को अडॉप्शन में ये चीज़ रुकावट होती है कि इनके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, बच्चा कहाँ से आया, कौन किसका है, क्या है बैकग्राउंड। तो आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारे आपके भाई-बहन, कज़न्स होंगे जिनकी औलाद होगी। आप उनसे बल्कि कह सकते हैं कि भई आप अपना जो अब बच्चा हो वो आप हमें दे दें, हम उसको अपने बच्चे की तरह परवरिश करेंगे। और वो चीज़ अगर आप 2-3 लोगों ही को पता हो घर के अंदर, तो फिर किसी को कोई इसका प्रॉब्लम भी नहीं होता, और वो बच्चा दूसरी फैमिली के अंदर उनके बच्चे की तरह डेवलप होता है, और वो हमेशा उनके बच्चे की तरह रहता है। अ, तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखें, अल्लाह ताला इसका अजर भी देता है, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि इसका ये अडॉप्शन का यतीम के लिए बहुत ज़्यादा हुक्म है। अदरवाइज़ अडॉप्शन बाकी जो है वो आपकी अपनी उसके लिए है कि आप अपने तौर पे एक बच्चे की परवरिश कर रहे होंगे, जो कि वो एक एक अच्छी नेकी का काम है। ये कुछ सेंटर्स के मैंने नाम मेंशन किए हैं। इक्सी क्लिनिक है इस्लामाबाद में, उसका टेलीफ़ोन नंबर भी है, और लाइफ ये लाहौर में है। जो राशिद लतीफ़ साहब ने इसको शुरू किया था, अब उन्हीं का यानी लोग चला रहे हैं इसको। ये काफ़ी मशहूर है, बहुत अरसे से काम कर रहा है, और ये कोई इसके अलावा है ये भी लाहौर ही में है। ये सब चीज़ें जो हैं इसके नंबर मौजूद हैं, इंटरनेट पे जाएँ तो आपको मिल जाएँगे। मैंने जो उसी इंटरनेट से ही निकाला था कि जो कॉस्ट तकरीबन होती है वो 2 लाख से लेके 4 लाख तक बनती है। तो ये कॉस्ट अच्छी खासी है, मतलब एक आम फैमिली के लिए अफ़ोर्ड करना। अ, तो आप यानी इस बारे में यानी अगर कोई आदमी सोचना शुरू करे तो वो ये ज़रूर ज़हन में रखे कि इसमें 20% सक्सेस है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उसके बाद कामयाबी कितनी होती है, ये भी एक अपनी जगह पे है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला यानी सबको इस मामले में साहिब औलाद करे, और औलाद साहिब ना सिर्फ साहिब औलाद करे, बल्कि ऐसी औलाद करे जो कि आँखों की ठंडक भी हो, और उनके बाद में सदका जारिया भी हो। यहाँ मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को ख़त्म करता हूँ। आपके ज़हन में कोई सवालात हों तो आप पूछिएगा। मुझे पता है कि आज लाहौर में पाकिस्तान में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन है, तो शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं देख सकेंगे। लेकिन स्टिल जो लोग मौजूद हैं वो अगर कोई सवाल करना चाहें तो अच्छा, ये किसी ने सवाल किया कि आपने ये जो कॉस्ट ये तो मैंने इक्सी की आपको ये कॉस्ट बताई है जो मैं बता रहा हूँ, असिस्टेड फर्टिलाइज़ेशन। ये टेस्ट जो होते हैं मैं फ्रैंकली मैं पाकिस्तान की कॉस्ट आपको नहीं बता सकूँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे तो एनएचएस के अंदर जो है सारे टेस्ट फ्री होते हैं। लेकिन ये है कि आप यकीनन ये कुछ हज़ारों में होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाखों में चले जाएँगे टेस्ट, लेकिन ये सारे हार्मोन टेस्ट महँगे होते हैं, तो इनके टेस्ट यकीनन कुछ हज़ारों में होंगे। आप ये टेस्टों की नाम लेके लेबॉरेटरी से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और सुबह के वक़्त करना होगा, जैसे मैंने आपको कहा है, उस वक़्त सबसे बेहतर होता है टाइम इनको करने का। अ, 1 ईयर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद अगर वो फर्टिलिटी नहीं हो रही है, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो 1 साल के बाद आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। अगर फीमेल जो है वो अबव द एज ऑफ 28-29 है, तो वो इवन 6 माह के बाद भी शुरू कर सकती हैं, क्योंकि फर्टिलिटी का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है फीमेल्स के अंदर। तो उस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर आप ये फीमेल शी इज़ इन 20 अर्ली 20s है, तो 1 साल तक वेट करने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन अगर वो लेट 20s में है या अर्ली 30s में है, तो इवन आफ्टर 6 मंथ्स दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द
on the case and obviously start investigating. नहीं, हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि आपको नॉर्मल पर्सन को शादी से पहले टेस्ट करने चाहिए। हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जानने वाले और इवन डॉक्टर्स जो कोलीग्स हैं वो अपने कुछ टेस्ट कराते हैं और फिर हमसे मशवरा भी करते हैं आके। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना प्रोफिलैक्टिकली कोई इंडिकेशन नहीं है कि पहले से आप टेस्ट कराना शुरू कर दें। सऊदी अरब में यकीनन मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को करते हैं वहाँ पे, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि शायद उनके पास इतने ज़राए मौजूद हैं कि वो इसको कर सकते हैं, लेकिन यूके वगैरह में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर ये चीज़ कोई मेडिकल इंडिकेटर होती तो यहाँ पे शुरू हो चुकी होती अब तक, और इसको किसी तरह पार्ट ऑफ मेडिकल वेल बीइंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जी बताएं, तो आप क्वेश्चन करें। हमको जी जी, डॉक्टर शाहिदा आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही थी कि आप जरा जो सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं अकॉर्डिंग टू द WHO वो थोड़ा सा उस पर कमेंट करें प्लीज। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहती हैं कमेंट करना? द सीमन एनालिसिस की जब रिपोर्ट आती है तो व्हाट आर द नॉर्मल पैरामीटर्स और क्या कहाँ से हम उसको एबनॉर्मल काउंट करते हैं? उसमें देखें ना, अगर आपको क्वांटिटी उसमें लेट से के 1.5 मिलीलीटर से कम है, अगर हम उस पे स्टार्ट करें तो 1.5 मिलीलीटर से कम है तो इसका मतलब ये कि सीमेन की या तो वो आइदर देयर इज अ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, और या ये कि उसके अंदर जो है वो अमाउंट किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन सी है जिसकी वजह से उनको पूरी तरह इजैकुलेशन नहीं हो रही है। और अगर रिपीटेडली वो 2 टाइम्स पे आ रहा है कम अमाउंट के अंदर, तो फिर आपको उस मरीज का जो है ना अल्ट्रासाउंड ऑफ जिसे हम लोग ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ये देखने के लिए कि उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सिस्ट वगैरह तो नहीं है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ताकि उसको एक्सक्लूड किया जा सके। दूसरा ये कि उस मरीज का यूरिन पोस्ट इजैकुलेशन भेजना चाहिए लैब को, ये देखने के लिए कि उसका रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन तो नहीं है। तो ये तो उसकी यानी क्वांटिटी के ऊपर हो गया, यानी इसकी जो वॉल्यूम के ऊपर हो गया। इसके बाद अगर अमाउंट ऑफ, अब बाकी चीज़ें जो है ना कि इफ इट इज लेस देन 10 मिलियन, तो जैसे मैंने कहा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर बहुत ही कम बनते हैं, तो उसके अंदर आपको इमीडिएटली जेनेटिक काउंसलिंग की तरफ सोचना चाहिए कि इतना कम इसके स्पर्म्स क्यों बन रहे हैं। क्वांटिटी वॉल्यूम ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो स्पर्म्स का जो नंबर है वो कम है, तो उसको सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी को ओट सिंड्रोम है, ओट का मतलब ये है कि ओलिगो एस्टिनोट्रेटोस्पर्मिया है, तो उसमें फिर वो सारे फैक्टर जिसमें इन्फेक्शन आ गई, वेरिकोसील आ गई, और आपको इसके अलावा यानी पुरानी उसके अंदर जो सिस्टमिक इलनेसेस हैं वो देखना शुरू करें। अगर उन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको ट्रीट करें, और अगर उनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको फिर आप जो है वो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन के ज़रिए आप ट्रीट कर सकते हैं। उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, सेकेंडली उससे स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर होगी, और टेस्टिस का साइज भी बेहतर होगा। फिर इसके अलावा आजकल फ्रुक्टोज चेक नहीं होता। ये पहले ज़माने में जब हम अपने अर्ली डेज में थे रेजिडेंसी के, तो वहाँ पे हम फ्रुक्टोज को चेक करते थे। फ्रुक्टोज इज अ पैरामीटर कि अगर किसी का सीमन में फ्रुक्टोज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ही हैज गॉट अ एब्सेंट सेमिनल वेसिकल, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो ये चीज़ें जो कहीं एक तरह से होती हैं सामने। इसके अलावा आपको स्पर्म्स जो हैं वो प्री मैच्योर मिलेंगे। समटाइम प्री मैच्योर स्पर्म्स आर कंफ्यूज्ड विद द इन्फेक्शन, तो उसको कल्चर करके हम देख सकते हैं। इसके अलावा और आपके ज़हन में और ये कोई ख़ास चीज़ हो तो वो आप पूछें इस बारे में।
डॉक्टर साहब मोटिलिटी के बारे में Thank बताएं you. ना, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वो भी बताएं। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है उसके अंदर डॉक्टर याहिया असल में अगर यानी जो मैंने बताया ना अब तक कि ओट सिंड्रोम जो है इसके अंदर अगर अगर नंबर ऑफ स्पर्म्स क्योंकि मोटिलिटी जो है उसका ज्यादा लिंक जो है वो इटसेल्फ इट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पर्म्स के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो शेप है वो एबनॉर्मल है या उसके अंदर जो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इतने एबनॉर्मल हैं, तो उसके अंदर अगर उसकी मोटिलिटी कम है, क्योंकि मैंने बताया था कि 35% से अगर वो कम है तो वो इसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करेगी। तो उसको इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल जो है ना यानी स्पर्म की क्वालिटी जिसे हम कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए आपको अगर हेल्प लेनी होगी तो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन की हेल्प लेनी पड़ेगी या दूसरी एचएमपी जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ये ओवरऑल इफेक्ट कर यानी इम्प्रूव कर देंगी चीज़ों को आफ्टर एक्सक्लूडिंग अदर कॉजेज ऑफ बैड थिंग्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को हाइपोस्पेरियस है या एपिस्पीरियस है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है फर्टिलिटी में? बिल्कुल उसमें मोटिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जाइए, उसमें असल में होगा ये कि ही इज नॉट एबल टू डिपॉजिट द स्पर्म्स इनटू द वजाइना। तो ये देखना होता है कि हाउ बैड इट इज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास जो कि दे हैव गॉट हाइपोस्पेडियसिस, लेकिन इट इज ऑफ माइनर डिग्री हाइपोस्पेडियसिस, मतलब इट इज नॉट समथिंग वेयर दे गॉट अ डिफिकल्टी इन हैविंग सेक्स। उसमें आपको ये कमल समझ लें कि इट इज सबमेटल है या वेरी मिनिमल, इट्स इवन नॉट क्रोनल भी नहीं है वो, लेकिन ये कि अगर इसका एंगल जो है इट इज वेरी ऑकवर्ड which mean that he is not able to do that, और epispadiasis is definitely quite significant। उसमें अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर he needs an artificial insemination। उसमें ये होगा कि स्पर्म्स को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली जो है वो इंसेमिनेट करना होगा वजाइना के अंदर और उसको जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि यानी इट इज एक्चुअली couple will able to tell you very easily that when they have got they are performing sex how much they can think that they are in a position to have proper deposition of semen। अगर वो नहीं है तो फिर इसमें assisted fertilization चाहिए, इसमें ICSI नहीं चाहिए, इसमें तो simply sperms को collect कर artificially inseminate कर दिया जाएगा और उससे वो pregnancy हो जाएगी अगर फीमेल के अंदर और कोई abnormality नहीं है। मतलब इसमें जो एक और चीज जो मैं चाहता हूँ कि एम्फसाइज करना कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम लोग ना लगाएं, क्योंकि कुछ लोग बेचारे एक एक साल 2 साल 3 साल तक कोशिश करते रहते हैं। उसमें यानी कोशिश करें कि अडॉप्शन के बारे में सोचें, जिस तरह लास्ट टाइम डॉक्टर जाहिया ने इसका जिक्र किया था। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर जाहिया ने जो पिछले हफ्ते प्रेजेंटेशन दी थी उसको ज़रूर देखें फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी-कभी जो फीमेल फैक्टर्स होते हैं उनको शायद ट्रीट करना यानी रिलेटिवली आसान हो जाए और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाएँ और साइमल्टेनियसली शुरू करें। ये ना हो कि पहले मेल अपने यानी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो क्लियर हो गया तो फीमेल की तरफ जाए, बल्कि फीमेल जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाए, मेल जो है वो यूरोलॉजिस्ट के पास आके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। और इसमें कोशिश करें कि इसको एज अ टैबू ना लें कि भाई ये कोई मर्दाना कमजोरी की वजह से हो रहा है, बल्कि ये एक बीमारी है। किसी वजह से अगर किसी के स्पर्म नहीं बन रहे तो उसमें आपका इसमें कोई खुदा खासा कसूर तो नहीं है। या अगर फीमेल के ओवन का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फीमेल का भी कोई कसूर नहीं है। या जैसे किसी और बीमारी के अंदर किसी को शुगर हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसको हम थोड़ी कहेंगे कि तुमने ब्लड प्रेशर तुम इसलिए हुआ है कि तुम ये करते थे। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह ताला ही उसको उसकी शिफा देने वाला है। तो हमारे माशरे में इस कॉन्सेप्ट को या इस सोच को जो है ना वो बदलने की ज़रूरत है कि ये चीज़ जो कहना कि वो गलत मतलब ये चीज़ इस तरह नहीं है कि वो ये इसकी वजह से हो रहा है, वो सही नहीं है, बल्कि इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। और लोग जो है वो ऐसे कई कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ अपने ज़ाती ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल में लाइफ में भी, कि उनके बच्चे नहीं हो लेकिन वो बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब यूजुअली ये होता है कि मर्द सब बहुत डिले करते हैं, वो अपने टेस्ट नहीं कराते। जी, जी। कई मर्द
बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपने टेस्ट कराने में, और खाली बिल्कुल। औरत के ऊपर ही सब प्रेशर होता है, औरत की सब इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं। तो जैसे मैंने पहले उसमें पिछली टॉक में कहा था कि दोनों साथ ही जाएँ, औरत को भी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट चाहिए होता है कि वो उसका हस्बैंड उसके साथ हो, और सब दोनों इकट्ठे ही डॉक्टर के पास जाएँ ताकि दोनों के इकट्ठे ही टेस्ट भी हो सकें, खाली औरत के ऊपर प्रेशर ना हो, और मर्द जो है बहुत विलिंगली अपने टेस्ट भी कराएँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक चीज़ जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें यानी कोई 2 बातें नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फैमिली को चाहिए कि उसको थोड़ा सपोर्ट भी करें मर्द को कि भई तुम ये टेस्ट कराओ, क्योंकि इसमें कोई गलत चीज़ थोड़ी है। और दूसरी बात, अगर वो सिगरेट पीता है या वो उसका वेट ज़्यादा है या कि अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, तो उनको कोशिश करें कि वो अवॉइड करें। अ, और फिर एक चीज़ जो जनरल एडवाइस है कि आप मशवरा करें किसी प्रोफ़ेशनल से। किसी ऐसे से मशवरा ना करें जो कि नॉन प्रोफ़ेशनल हो, क्योंकि वो आपको जो मशवरा देंगे ना, वो सिर्फ़ उस हद तक दे सकेंगे जिस हद तक उन्होंने सुना होगा किसी से। वो एक किसी साइंटिफ़िक बेसिस के बगैर होगा, और उसकी वजह से आपको जो भी आपके मामलात जो होंगे वो हो सकते हैं यानी इम्प्रूव ना हो। तो हमेशा, मतलब मैं फिर बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि हमेशा किसी प्रोफ़ेशनल से आप बात करें, प्रोफ़ेशनल से एडवाइस लें और उसके बाद पे अमल करें, और उसके बाद फिर आप आगे चलें। इस ये सारी जो हम लोग ये करते हैं प्रेज़ेंटेशंस का भी सिर्फ़ मकसद यही है कि हम आपको एक अनबायस्ड प्रोफ़ेशनल एडवाइस दे सकें इन चीज़ों के बारे में, ताकि आपको कोई इब्हाम ना हो इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करते रहेंगे। मैंने बहुत सारी दवाइयों का ज़िक्र नहीं किया इस सारे चीज़ों के अंदर, क्योंकि जो मेटा एनालिसिस हुए हैं और इसको लोगों ने देखा है कई सालों के ऊपर, तो उनका इफ़ेक्ट जो है ना इतना इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते। तो उसमें देने को तो आदमी मुफ्त दवाइयाँ दे के ट्राई कर सकता है, लेकिन ये है कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम 1 साल से ज़्यादा या 1.5 साल हो गया, हमें कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप इसी की तरफ चले जाएँ, अगर बाकी चीज़ें आपने रूल आउट कर ली हैं। डॉक्टर साहब, एज भी मैटर करती है। अगर औरत हाँ, की हाँ। उम्र जो है 35 साल से कम है, तो फिर तो चलें 1 साल ठीक है। अगर 35 साल हो गई है, तो 6 महीने ही में ही सब इन्वेस्टिगेशंस हो जाने चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं औरत की उम्र 40 साल है, तो फिर तो इंतज़ार नहीं करें, फ़ौरन ही कराएँ। इसी तरह मर्द की उम्र का भी मैटर करता है? बिल्कुल, मर्द की उम्र का भी मैटर करता है, क्योंकि जो 55 के बाद जो है ना फर्टिलिटी काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। मतलब 45 के बाद कम होती है, लेकिन 55 के बाद बहुत तेज़ी से कम होती है। तो इसलिए यकीनन अगर किसी वजह से मतलब अगर मर्द की एज ज़्यादा है, तो वो भी अननेसेसरी उसको डिले ना करें। और उसको जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, मैंने तो बल्कि 30 कहा था अपनी प्रेज़ेंटेशन में भी कि अगर 30 इयर्स की एज है फीमेल की, तो वो उसको डिले ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है वो चीज़ें और डिले होती चली जाएँगी। तो इवन और जल्दी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। 6 महीने के अंदर ही शुरू कर दें। और उसमें मतलब यानी बार-बार इस सोच को हम एम्फसाइज़ मैं ये कर रहा हूँ कि इसको आप एज़ अ नॉर्मल रूटीन लें, क्योंकि मैं ऐसे कई आपके नॉलेज में भी होंगे, मेरी उसमें भी हैं कि फैमिली में लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते और वो इसको डिले करते रहते हैं, कोई टेस्ट नहीं कराता, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाता। यानी डॉक्टर ही को नहीं दिखा रहा, तो फिर टेस्ट क्या कराएगा वो, ये देखें ना। तो ये है बस यानी हमें जो है वो और जी, जी, मर्द जी। का वेट भी बहुत मैटर करता है। अगर हाँ, उसकी टेस्टिकल्स हर वक़्त वार्म रहते हैं, उसकी थाइज़ बहुत मोटी हैं, और और वो बैठा रहता है, उसके प्रोफ़ेशन ऐसा है, जैसे मैंने देखा है ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, जो बैठे रहते हैं, या जिनका बैठने का काम है, उनका स्पर्म काउंट बहुत ख़राब होता है, या सीमेन एनालिसिस उनके नॉर्मल नहीं होते। हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है ट्रक ड्राइवर्स के रेफ़रेंस से, क्योंकि कभी-कभी ये जो ड्रग्स होती हैं, मैरिजुआना और ये गांजा और अफ़्यूम, चरस, ये सब की सब दवाइयाँ जो है ना, ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं। हेरोइन, तो ये ज़हन में रखें कि अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी जो है वो इन चीज़ों में मुलव्विज़ है, तो वो इन चीज़ों को वो मतलब ऑब्वियसली अवॉइड करे। क्योंकि मैंने यानी अपने मरीज़ों से कहता हूँ, जब यानी ख़ास तौर पे जहाँ पे ज़्यादा आप थोड़े से उनके साथ फ्रैंक हो जाते हैं, कि अगर तुम बच्चा चाहते हो तो अपनी कम से कम सिगरेट छोड़ने की तो कुर्बानी दे दो।
अगर तुम सिगरेट छोड़ने की कोई कुर्बानी नहीं दे सकते और ये भी ख्वाहिश करते बच्चा हो जाए तो कितना मुश्किल काम होगा। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, कमेंट नहीं है तो इसको सेशन को क्लोज़ करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से हम हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर आमिर सज्जाद, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी तो वो उसके लिए एग्री किया उन्होंने कि वो कुछ टॉपिक्स लेंगे। तो आंतों से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड वो अपनी प्रेजेंटेशंस दिया करेंगे। तो उन्होंने मुझे एग्ज़ैक्टली अपने टॉपिक्स अभी नहीं बताए लेकिन वो कुछ हफ्ते तक चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप शामिल रहिएगा और दूसरा जैसे मैंने कहा है कि हम थोड़ा-सा मैंने महसूस किया कि हमारे जो फ्री क्लिनिक हम करते हैं, तो उसपे लोगों की जो अटेंडेंस है वो कम रहती है। शायद इसकी वजह है कि मैंने उसको लिंक किया हुआ है ईमेल के साथ, और ईमेल पाकिस्तान में लोग जो बहुत बड़ा तबका जो है जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसके पास ईमेल नहीं है। तो मैं उसको चेंज करके अब व्हाट्सएप नंबर उसमें मैं पोस्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें होगा फिर व्हाट्सएप के ज़रिए वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए ही कंसल्टेशन वो कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। टाइम हम वही रखेंगे जो हम रखते हैं इतवार के दिन, 9 से लेके 11 बजे के दरमियान। लेकिन उसमें ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए वो मुझसे कंसल्टेशन कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं पोस्ट कर दूँगा अपनी साइट पे नंबर भी और व्हाट्सएप का, ताकि फिर उसमें लोगों के लिए ज़रा आसानी रहे। और इसी तरह कार्डियोलॉजी की भी कंसल्टेशन होती है और चेस्ट फिजिशियन भी हमारे पास हैं जो कि इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह और भी फील्ड के लोग इसमें आते चले जाएँगे। तो आप उनको फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो नंबर आपको भेजूँ उसी के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर लें, तो फिर मैं उनसे बात करके आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। इसको हम लोग किसी न किसी तरह फॉर्मलाइज़ करना चाह रहे हैं ताकि ये चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।